दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं, पूस की रात। इस कहानी को लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। कहानी बहुत सेंसिटिव है, बहुत फील होगी आपको। पहले हम लोग इस नाम का मतलब समझ लेते हैं। ये पूस की रात क्या होता है? पूस का मतलब होता है विक्रम संवत के हिसाब से 10वां महीना, यानी पोष का महीना, ठंड का महीना, मतलब ठंड के महीने की एक रात। इस कहानी में थोड़े मुश्किल हिंदी वर्ड्स हैं जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी। हल्कू नाम का एक आदमी था। वो अपनी बीवी मुन्नी और अपने कुत्ते जबरा के साथ में रहता था। वो एक गरीब किसान है जो पेट काट काट के अपना घर चलाता है, फसल उगाता है और कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। उसकी बीवी का नाम है मुन्नी और उसका एक वफादार कुत्ता है जबरा। एक दिन हल्कू ने अपनी बीवी मुन्नी के पास आकर कहा कि सहना आया है, लाओ उसके कर्जे की रकम दे दें, किसी तरह आफत छूटे। अब इसकी बीवी मुन्नी झाड़ू लगाई थी। वो पलट कर बोली कि 3 ही तो रुपए हैं, अगर ये भी दे दूंगी तो कंबल कहां से आएगा और ये ठंड की काली रात खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो कि अभी पैसे नहीं मिलेंगे, जब खेती कटेगी तब दे देंगे। हल्कू उसके सामने चुपचाप खड़ा हुआ था क्योंकि उसे भी मालूम था कि ठंड का मौसम है, कंबल के बिना खेत में ये पूस की रात कटेगी कैसे। लेकिन उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि सहना मानेगा नहीं, गालियां देगा, सिर चढ़ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम लोग ये पैसा देकर बला को टालें। हल्कू अपनी बीवी के पास आया और बोला, ला दे दे, कम से कम सिर से बोझ तो उतरेगा, कंबल के लिए दूसरा रास्ता सोच लूंगा। मुन्नी उससे दूर हट गई, बोली कि मैं नहीं दूंगी। कहाँ उपाय कर लोगे? कौन सा उपाय कर लोगे? जरा मैं भी तो देखूं, कहां से आएगा कंबल? कोई खैरात में दे देगा? न जाने कितना उधार बाकी है जो चुकने ही नहीं आता। तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? बस ये उधार चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। मैं पैसे नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। तो हल्कू ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने बरस कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? लेकिन ये कहने के साथ में वो थोड़ी नरम पड़ी क्योंकि ये बात पे सच्चाई थी। कर्जदार गाली नहीं देंगे तो कौन देगा? उसने जाकर आले में से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए और बोली कि तुम छोड़ दो अब ये खेती, मजदूरी कर लो, सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की गालियां तो नहीं खानी पड़ेगी। अच्छी खेती है भाई, दिन भर मजदूरी करो और जाकर हाथ में कुछ पैसे आए वो भी इन सब में झोंक दो। हल्कू ने पैसे लिए और इस तरह से बाहर देने को गया जैसे मान लो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। बेचारे ने अपनी मजदूरी में से एक एक पैसा काट कर बड़ी मुश्किल से कंबल के लिए 3 रुपए जमा किए थे। वो भी आज हाथ से निकले जा रहे थे। बढ़ते हुए एक एक कदम के साथ में उसका दिमाग अपनी गरीबी के भार से दबा जा रहा था। अब पूस की वो अंधेरी रात, जब हल्कू अपने खेत में जाकर सोने लगा, आकाश में तारे सितारों को देख करके भी ऐसा लग रहा था जैसे ठंड में कांप रहे हों। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस की एक खटिया पर लेटा हुआ था, अपनी पुरानी सी चादर ओढ़कर। खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा अपने पेट में मुंह डालकर कूं कूं की आवाज कर रहा था। दोनों में से एक को भी सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने अपने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है? कह तो रहा था कि घर पर पुआल पर लेटे रहो, लेकिन यहाँ तो हलवा पूरी मिल रही है जी, जो पीछे पीछे आ गए, दौड़े दौड़े चले आए यहाँ पर। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जबरा ने पड़े पड़े अपनी पूंछ हिलाई और फिर से कूं कूं की आवाज करने लगा। क्योंकि कुत्ते बहुत समझदार होते हैं, उसको समझ में आ गया था कि मालिक को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने अपना हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ में, वरना ठंडे हो जाओगे। उठूं और एक चिलम भरूं? 8 चिलम तो पी चुका। ये तकदीर का खेल है भाई, मजदूरी हम करें और मजा कोई और लौटे। हल्कू उठा, थोड़ी सी चिलम भरी, उसमें आग जलाई और जबरा से कहा, पिएगा चिलम? अरे भाई, जाड़ा तो क्या जाता है, थोड़ा सा मन बदल जाता है। जबरा ने उसकी तरफ प्रेम सी छलकती आंखों से देखा। आज आज और झेल ले, कल से मैं यहां पर पुआल बिछा दूंगा। पुआल मतलब बोरी जैसा कोई चीज, उसके अंदर घुस के बैठना, ठंड नहीं लगेगी। जबरा ने अपने पंजे उसके ऊपर रख दिए और जबरा अपना मुंह उसके पास में ले आया। हल्कू को जबरा की गर्म सांस लगी। चिलम पीकर वो फिर से लेट गया और इस बार पक्का निश्चय करके लेटा कि अब की बार जरूर सो जाऊंगा। लेकिन ठंड उसे सोने कहां दे रही थी, कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट लेटता। ठंड उसे सोने नहीं दे रही थी। जब किसी भी तरह से रहा ना गया तो उसने अपने कुत्ते जबरा को उठाया और उठाकर खुद से चिपकाकर सो गया। कुत्ते की बॉडी में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन फिर भी
उसने खुद को जबरा से चिपकाए उसने ऐसा सुख का अनुभव किया जो उसने महीनों से नहीं किया था। जबरा जरूर ये सोच रहा था कि स्वर्ग है तो बस यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के लिए घृणा की एक गंध तक न थी, जैसे वो अपने किसी भाई सगे संबंधी को गले लगाकर लेटा हुआ है। ये उस बेचारे की गरीबी थी जिसने उसे आज इस हाल में पहुंचा दिया था। तभी अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, जैसे खेत में कोई घुस आया है। वो झपट कर उठा और उठकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे अपने पास में बुलाया लेकिन वो नहीं आया। वो दौड़ दौड़ कर भौंकने लगा। अब रात और बढ़ गई थी, ठंड और बढ़ गई थी। हल्कू से अब रहा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून जम गया है, नसों में खून की जगह बर्फ बह रही है। उसने झुककर आसमान की तरफ देखा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी तो सप्त ऋषि आसमान में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं जाकर सवेरा होगा। हल्कू के खेत से थोड़ी ही दूर आमों का एक बाग था और पतझड़ शुरू हो चुकी थी, तो बाग में सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा कि थोड़ी पत्तियां बटोर लूं और खूब तापूं। तापूं मतलब हाथ सेकूं, पूरी बॉडी को तपूं। लेकिन रात में अगर कोई मुझे पत्तियां समेटता हुआ देख ले तो समझे भूत है या फिर कोई जानवर छुपा बैठा हो वहां पर तो। लेकिन अब तो नहीं रहा जाता। वो उठा और जाकर पास के खेत से सूखी पत्तियां, पौधे वगैरह सब समेट लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में कुछ सुलगता हुआ उपला लेकर बगीचे की तरफ चला। जबरा ने जब उसे देखा आते हुए तो दुम हिलाता हुआ उसके पास आया। अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते हुए तापे, थोड़ा गर्म हो जाएंगे फिर आके सो जाएंगे। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके अपनी सहमति दी और आगे आगे चला। भी अचानक एक हल्का सा खुशबू का झोंका उन दोनों के पास आकर गुजरा। कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को वहीं पर जमीन पर कोई हड्डी पड़ी हुई मिल गई। वो उसे ही चाट रहा था। धीरे धीरे करते करते दोनों ने पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर लिया। हल्कू ने आग जलाई और उस आग में ताप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरे का समुद्र है और उस समुद्र में ये रोशनी की छोटी सी नाव जिसमें हल्कू बैठकर ताप रहा था। थोड़ी ही देर में अपने हाथों और पैरों को उसने फैला लिया। जो सिकड़ा बैठा था वो हाथों पैरों को फैलाकर लग रहा था जैसे ठंड को ललकारने लगा। तेरे जी में जो आए जो कर। उसने अपने कुत्ते से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंडी लग रही? जब्बर ने जैसे कूं कूं करके कहा कि अब क्या ठंडी लगती रहेगी। जबरा जैसे अपने मालिक को पूंछ लाकर बोल रहा था, चलो देखते हैं इस आग को कूद के पार किया जा सकता है या नहीं। कहता हुआ वो उछला और उस आग के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी लेकिन वो कोई बात न थी। और ऐसे ही पत्तियां जल चुकी थी। वो आग भी लगभग बुझ चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था, लेकिन राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आते ही कुछ कुछ जाग उठती थी, लेकिन फिर से वो आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू के बदन में अब गर्मी आ चुकी थी। वो लेट गया और खुद को समेटे गीत गाने लगा। तभी अचानक उसका कुत्ता जबरा भागकर खेत की तरफ गया। ऐसा लग रहा था जैसे खेत में कुछ जानवरों का झुंड आ गया है, शायद नील गायों का एक झुंड था। फिर अचानक उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खेत को चर रही है। लेकिन उसने खुद को समझाया कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में कैसे आ सकता है, मुझे ही भ्रम हो रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा लेकिन उसके पास ना आया। अचानक फिर से चरने की आवाज आने लगी। अब वो खुद को धोखा नहीं दे पा रहा था। वाकई में खेत में गायों का झुंड आ चुका था, लेकिन अपनी जगह से उठने में उसे बहुत आलस आ रहा था कि कौन अब जानवरों के पीछे भागे इतनी ठंडी रात में। उसने जोर से आवाज लगाई, ले हो ले हो। जबरा फिर से भौंक उठा। जानवर धीरे धीरे करके खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी, अच्छी खेती थी, सारे कर्जे उतर सकते थे, लेकिन ये जानवर पूरी खेती को तहस नहस करने वाले थे। हल्कू उठा जानवरों को भगाने के लिए, लेकिन तभी अचानक बिच्छू के डंक का सा एक झोंका आया और वो वापस जाकर राख के पास बैठ गया। अपने ठंडे शरीर को राख के पास गरमाने लगा। वहां उसका कुत्ता अपना गला फाड़े जा रहा था, चिल्ला चिल्ला के, भौंक भौंक के। लेकिन नील गाय सारे खेत को बर्बाद कर रही थी। यहाँ हल्कू गर्म राख पर शांत बैठा हुआ था और उसी राख पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो मुन्नी उसके सामने खड़ी थी और चिल्लाने लगी, अब क्या सोते ही रहोगे? यहाँ आकर सो गए और वहां सारा खेत बर्बाद हो गया। उसने उठकर पूछा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? तो मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। अरे जब ऐसा ही होना था तो तुम्हारे यहाँ पर सोने का क्या फायदा? हल्कू ने बहाना दिया, अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों जब खेत के पास में आए
तो खेत को देखा, पूरा खेत रौंदा पड़ा हुआ था, बर्बाद हो गया था। दोनों मियाँ बीवी खेत को देख रहे थे। पुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई थी। वहां हल्कू खुश था क्योंकि अब रात में ठंड में यहां पर सोना तो नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।